सभी को नमस्ते। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज हम सब कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पूरा जो बेसिक है चैप्टर का कंप्लीट बेसिक इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा और फिर कल के वीडियो में आपको 4.1 उसके आगे 4.2 इस प्रकार से कवर करवाएंगे। और चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर थर्ड तक कंप्लीट आपका हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में आपको वहां मिलेगा क्लास 10 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम 2026 एंड 27 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर अपने थर्ड तक के वीडियोज हैं, कुछ वीडियो लाइव हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। और ये अपनी जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है चैप्टर नंबर 4 के लिए, है ना। कक्षा 10 है, चैप्टर नंबर 4 के लिए फर्स्ट क्लास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। दोनों ही मीडियम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। नाम है इसका द्विघात समीकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी से मिलता जुलता अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में द्विघात बहुपद। वहां पे बहुपद था, यहाँ पे उस बहुपद वाले शब्द को हटा के समीकरण लिख दिया गया है। अब उन दोनों में फर्क कितना है, क्या क्या आपको कंडीशंस देखने को मिलेंगी यहाँ पे, वो सारी बात इस वीडियो में अपने को आप एकदम कवर कर पाएंगे इस वीडियो में उन सभी बातों को। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके जाना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे वाली वीडियो आपको प्रॉपरली मिल जाए, ठीक। अब चलते हैं अपन चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। द्विघात समीकरण की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो ये है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात जो होती है, अधिकतम घात वो आपको मिलेगी कितनी? 2। अधिकतम घात कितनी मिलेगी? 2। यानी कि मैक्सिमम पावर जो होगी किसी इक्वेशन की वो आपको देखने को मिलेगी कितनी? 2। अगर किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि वो द्विघात समीकरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है, घात कितनी होती है, तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है वो कितनी होती है? 2 होती है भाई, ठीक है। अब इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, है ना। जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं जिसको GF बोलते हैं, यानी कि व्यापक सूत्र, व्यापक रूप भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखेंगे व्यापक रूप, और इंग्लिश जनरल फॉर्मूला, है ना। व्यापक रूप क्या होता है? जो आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा था ना, बस वही रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल बारीक डिफरेंस। क्या होता है वो अभी समझो आप। बारीक डिफरेंस ये होता है कि उसका जो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला, उसका व्यापक रूप। और अगर इसके इक्वल में मैं कोई ना कोई नंबर लगा दूं, जैसे अभी मैं लगा रहा हूं 0, तो ये बन गया व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो ये आपका
व्यापक रूप होता है। अब इस व्यापक रूप में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे एक तो नंबर तो है ए है वो एक्स स्क्वायर के साथ है। अभी यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स चर है, वेरिएबल है। एक्स क्या है? चर है। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं इसको। तो एक्स की जगह आपको एग्जाम में या क्वेश्चंस में कुछ भी लिख सकता है। वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, कोई भी वेरिएबल वो लगा सकता है। ए का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या है भाई? ये गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा के रूप में लिखा हुआ है इसके साथ। यहाँ पे बी जो है, बी वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे सी है, सी उसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर, कांस्टेंट यानी कि अचर। ये आपकी बात हुई इसके जनरल फॉर्मूले से कुछ जुड़ी हुई बातों। अब आगे नेक्स्ट क्या है? आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको पढ़ने का तरीका है ए बिलोंग्स टू आर। ये जो पढ़ोगे आप, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर है। लेकिन इसमें से आप जीरो नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे? जीरो को माइनस करोगे, यानी कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती है। अब आप ये भी पूछोगे कि सर जीरो क्यों नहीं हो सकती है? तो जीरो नहीं होने का कारण ये है, अगर आप एक ही जगह जीरो पुट करते हो तो हमें पता है सर कि एक ही जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बना देगा। भाई जीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को वो जीरो बना देता है। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो यहां से बचेगा बी एक्स प्लस सी। और सर बी एक्स में एक्स की घात कितनी आ रही है? एक। और x की घात अगर एक आती है तो वो रेखिक बहुपद होता है, रेखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और शुरू में ही मैंने लिखाया था कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो यहां से इक्वेशन चालू होगी, यहां से समीकरण चालू होगी। अगर समीकरण यहां से चालू हो रही है इसका मतलब है कि वो तो रेखिक है, और हम पढ़ रहे हैं द्विघात, इसका मतलब अपन ने गलत पढ़ लिया है। तो आप लोग यही कहोगे कि सर एक ही जगह अपन जीरो नहीं रख सकते हैं, एक ही जगह जीरो पुट नहीं किया जा सकता है। बी और सी की जगह आप जीरो पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप लिखोगे कि ए बिलोंग्स टू जीरो, ए बिलोंग्स टू आर, बट जीरो के इक्वल नहीं होगा ये। और बी की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, और सी की जगह भी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप लोग, फर्ज ये है चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और जो दोस्त आपका जो दोस्त वगैरह है उसके पास भी इसको शेयर करना है, ठीक। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, बात बेसिक का मतलब इस चैप्टर में अपने से क्या क्या पूछा जाएगा तो वो पहले ही पढ़ लेते हैं, ताकि अपन जब इस चैप्टर की शुरुआत करें तो हमें बिल्कुल पता हो कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या आने वाला है, ठीक। भाई देखो, अगर हम जयपुर जा रहे हैं, यहाँ है शाहपुरा, ये है शाहपुरा, और ये है, यहाँ है जयपुर, यहाँ है जयपुर। अब ये रास्ता यहाँ से ऐसे 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 घूम के फिर जयपुर पहुंचता है। मान लो अगर मेरे को ये रास्ता पता नहीं है तो मैं जयपुर पहुंच तो जाऊंगा, किसी की हेल्प लेके मैं पहुंच तो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को पता होता, लेकिन देखो किसी की हेल्प लेके अगर मैं जयपुर पहुंचूंगा तो अगर जयपुर का रास्ता 1 घंटे का है तो मैं पहुंचूंगा 2 घंटे में, समय ज्यादा लगेगा उसमें। और अगर मेरे को रास्ता पता है तो मेरे को गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं सीधा जयपुर के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप ये मत कहना कि सर हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम तो बस से जाएंगे,
बस वाला अपने आप ही जयपुर छोड़ देगा, है ना। तो ये दिमाग मत लगाना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने जिस रास्ते पे अपन चल रहे हैं उस रास्ते के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, ताकि उस रास्ते में आने वाली चीजों से हम घबराए नहीं, क्योंकि वो पहले ही हम देख चुके होंगे। ऐसा ही इसका है, अपन पहले देख लेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है, तो फिर जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे तब अपने को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो इसमें क्या क्या आने वाला है वो चलते हैं अपन, उसकी बात उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा में ये है कि आपको सबसे पहले क्या कहेगा, आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज है कि नहीं। वो चेक करेगा कि आइडेंटिटीज के बारे में, सर्व समीकरणों के बारे में नॉलेज है कि नहीं बच्चे। तो सर्व समीकरणों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। सर्व समीकरण 4-5 इसमें लगेंगी, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आया कैसे ये जानना है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। a प्लस बी की पावर में अगर 5 लगा दे तो कितना आता है ना, याद करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं कभी। आगे है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे लग जाता है माइनस, बाकी सब एज इट इज चलता है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और चौथा इसी में आता है नेगेटिव चिन्ह के साथ a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। पांचवी आइडेंटिटी आती है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। छठवीं आइडेंटिटी आती है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसके बाद ठीक है, इतनी बहुत है ना, यही आएंगे, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है आपके चैप्टर में नहीं। ये भी बहुत कम काम आएगी नीचे वाली, लेकिन आगे बहुत काम आने वाली है। आगे कहाँ, चैप्टर सेकंड जो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में ये काम आएगी। तो जब वो सीरीज चलाएंगे जो 2014 से लेके 2025-26 तक के क्वेश्चन अपन करेंगे एक एक चैप्टर के, तब इनको डिटेल से अपन और पढ़ेंगे। ये आपके मेन पोर्शन रहने वाला है। आपको क्या है, आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि आप चेक करके बताओ कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो किसी क्वेश्चन में आपकी ये आइडेंटिटी लगेगी, किसी क्वेश्चन में ये लगेगी, किसी में ये लगेगी। तो आइडेंटिटी को ओपन करना अपने को आना चाहिए, है ना। ओपन करना अपन सीखेंगे। आइडेंटिटी क्या है वो अपन ने सीखा है कि इनको आइडेंटिटी बोलते हैं, इनको सर्व समीकरण अपन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, सर्व समीकरण। ये है सर्व समीकरण, ये है सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट जो अपन ने अभी पढ़ा है उससे नेक्स्ट की बात करें तो इसमें एक आपके सूत्र है, आपके एक सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला आपके दिया हुआ है। उस फॉर्मूले का बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को आपको डिटेल से समझना है ना। और डिटेल से समझने का मतलब ये नहीं कह रहा कि वो आया कैसे, है ना, वो आया कैसे इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी ये समझना है कि उसमें मीनिंग क्या क्या होता है, जो फॉर्मूला है उसका मीनिंग क्या है, बस इतना समझना है। तो फॉर्मूला जो है वो ये है, उसका फॉर्मूले का नाम ये है द्विघात फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को बोलते हैं द्विघात फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, क्यों? डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। तो ये आया कैसे, ये भी पूछता है। तो इसके लिए आपको एक पर्सनल अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगी कल। और लेकिन ये अभी होता क्या है ये समझना है। तो ये क्या है, ये है बेटा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये सर किसके इक्वल होता है? अगर आपके पास इक्वेशन में x है तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वेशन में वेरिएबल y है तो y के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास समीकरण में t है तो ये t के बराबर हो जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था आपको कि a b c क्या होता है, अभी बताया था। a का मतलब तो आपको बता दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, x का गुणांक है, x का गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। और c का मतलब भी मैंने बता दिया, अचर है, अचर का मतलब भी बता दिया, कांस्टेंट है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस माइनस ऑलरेडी है। ये आए कैसे, ये आपको मैं पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा धीरे धीरे पूरी डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ये है आपका द्विघाती सूत्र और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछ लेता है एग्जाम में। और इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग में रखता हूँ, इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग में रखता हूँ। साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? इसके अंदर देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट। हाँ, तो आपने अभी देखा कि अपन ने पढ़ा द्विघाती सूत्र, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें एक चीज आ रही थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र मैंने लिखाया था कि वो x के बराबर मैंने माना था, माइनस का b था, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac था और डिवाइड में था 2a। ये आपके पास द्विघाती सूत्र था। और मैंने ऐसे कहा था अभी कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसका बहुत बड़ा रोल है ना, इससे संबंधित आपके चैप्टर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को समझ लेते हैं तो गारंटी है आपके पास बोर्ड एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएगा और 101% आएगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से करते क्या है? करते ये है कि इससे शून्य को की यानी मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं, मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं। यानी कि आपको ये पता लगाना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको पता लगाना है। अब देखो, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विविक्तर बोला जाता है, विविक्तर यानी कि विवेचक। कभी कभी इसको किसी बुक में विवेचक भी बोल दिया जाता है। और इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैपिटल डी से इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी 3 कंडीशंस होती, 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये होती है, तीनों की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन ये होती है, अगर डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान बड़ा आता है 0 से, है ना। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हो और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली, तो आपको कितने 2 मूल मिलते हैं।
कितने मूल मिलते हैं? 2 मूल, यानी कि 2 आंसर आपको मिलेंगे। और दोनों के दोनों आंसर कैसे होंगे? समान, सॉरी समान नहीं, अलग अलग। कैसे होंगे? अलग अलग। दोनों के दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। साथ में दोनों जो रूट होंगे, दोनों जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? रियल रियल। कैसे होंगे? रियल। रियल का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, रियल नंबर की तरह ही। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप डी की वैल्यू निकालें, डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4x, और ये वैल्यू आ गई 0 के बराबर। इसकी वैल्यू आपने निकाली और इसकी वैल्यू आ गई 0। 0 का मतलब 0 ही होता है, तो भी आपको 2 ही मूल मिलेंगे। तो भी आपको कितने मूल मिलने वाले हैं? 2 ही मूल मिलने वाले हैं। लेकिन जो दोनों मूल होंगे ना, यानी दोनों जो आंसर होंगे ना, वो कैसे होंगे? समान समान। दोनों आंसर कैसे होंगे? समान। समान का मतलब है इक्वल। और साथ में कैसे होंगे? वास्तविक। साथ में कैसे होंगे भाई? वास्तविक होंगे। साथ में कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन ये आती है बेटा, इसमें आपने डी का मान निकाला और डी का मान ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब माइनस में अगर आपका आंसर आ गया है। आपने निकाला डी का मान, डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाला और आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ गया है, माइनस में आ गया है। तो आपको कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, यानी कि नो रियल रूट। कोई भी वास्तविक रूट अगर वास्तविक नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? काल्पनिक। तो क्या मिलेगा भाई? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, क्या मिलेगा? काल्पनिक। काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी रूट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपकी होती है डी। डी का मतलब होता है विवेचक या फिर विवेकतर। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आता है तो 2 अलग अलग आपको रूट मिलते हैं, वो रियल होते हैं। अगर डी का मान 0 आता है तो भी आपको 2 रूट मिलते हैं, लेकिन इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है तो कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलता है। आपको रियल रूट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इमेजिनरी रूट मिलेगा, काल्पनिक संख्या आपको मिलेगी। ये आपके चैप्टर नंबर 4 का बेसिक है ना। इस प्रकार का इसमें कुछ कुछ आने वाला है। अपन चैप्टर चालू करेंगे कल। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को कल शुरुआत करेंगे और उसको खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। आपको ये चैप्टर अगर आपको इसका बेसिक अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को जाते हुए लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड करके जाओ। उम्मीद है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिए। 4.1 एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।